हेलो एवरीवन। आज डेट है 19 दिसंबर 2020 और द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। देखो, जो हमारी फर्स्ट न्यूज है वो हाथरस केस को लेकर के है। यूपी में एक केस हुआ था हाथरस केस, उसमें सीबीआई ने केस फाइल किया है। तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है सीबीआई। ये जो सीबीआई टर्म है, देखो, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई भी एजेंसी है उससे रिलेटेड प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें सीबीआई के बारे में पता होना चाहिए। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये जो सीबीआई है वो हमारे इंडिया की प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ये काम करती है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है और वर्तमान में जो इसके डायरेक्टर हैं वो राजीव कुमार शुक्ला जी हैं। देखो, 1942 में सबसे पहले इसकी जो शुरुआत की गई थी वो हमारे यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी ब्राइबरी दी जाती है या जो भी करप्शन किया जाता है उसकी जांच करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। 1946 में इसको दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंडर इसको शिफ्ट कर दिया जाता है। और ये जो वर्तमान जो स्वरूप है ना सीबीआई का, वो 1963-65 के लगभग अस्तित्व में आया था। वर्तमान में जो सीबीआई है वो मल्टी सेक्टर में काम करने लग गई है। मतलब सिर्फ ब्राइबरी और जो करप्शन के चार्ज लगते हैं सिर्फ उन्हीं की जांच नहीं करती है, उसके अलावा क्राइम की जांच करने लग गई, पर्सनल कोई क्राइम होता है उसकी जांच करने लग गई। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो देखो, फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है और कल हमारे जो पीएम हैं उन्होंने मध्य प्रदेश में फार्मर्स को कुछ कंपेंसेशन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, तो पीएम गए वहां पर। उन्होंने वहां पर जाकर जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है उस मुद्दे को उठाया और उन्होंने बोला कि किसानों के कंधों पर बंदूक रख करके जो आड़तीय मीडिएटर जो लोग हैं वो अपने हिस्सों को, अपने लाभ को, प्रॉफिट्स को कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखो, इस न्यूज में एक टर्म आई है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी। तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टर्म है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। देखो, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ना वो हमारी गवर्नमेंट वर्तमान समय में 23 फसलों के ऊपर देती है। अब ऐसा तो है नहीं कि इंडिया में सिर्फ 23 फसलें होती हैं। लगभग इंडिया में 200 से ज़्यादा प्रकार की क्रॉप्स के टाइप्स होते हैं, लेकिन सिर्फ 23 फसलों पर जो एमएसपी है वो दी जाती है। ये जो एमएसपी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिसाइड की जाती है और डायरेक्ट किसानों से उनके प्रोडक्शन को खरीदा जा सके। किसान सरकारी मंडियों में आए और वहां पर अपने किसको बेचे, अपने प्रोडक्शन को, अपने जो भी उनका क्रॉप प्रोडक्शन हुआ है उसको सेल कर सकते हैं। ये जो एमएसपी है वो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के अंडर इसको डिसाइड किया गया है, फिक्स किया गया है। और इसी ने रिकमेंडेशन दी थी कि आप किसानों से, ये जो कमीशन था उसी ने रिकमेंडेशन दी थी कि आप किसानों से एमएसपी पर उनकी फसल का जो उत्पाद होता है उसको खरीदना शुरू करो। देखो, एक कमीशन हो रहा था किसानों के लिए, एमएस स्वामीनाथन कमीशन। उसने किसानों के लिए एक सुझाव दिया था कि किसानों को खेती करने में जितना कॉस्ट लगता है, जितना उनको खर्चा आता है, उससे 1.5 गुना दामों पर सरकार को उनका प्रोडक्शन खरीदना चाहिए। तो ये एमएसपी के बारे में हमने डिस्कस किया। देखो, जो एमएसपी है ना वो गवर्नमेंट के द्वारा कोई लॉ नहीं बनाया गया है, ये हमें क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन आ जाता है, 2-3 स्टेटमेंट दे देंगे, एक में पूछ लेंगे कि ये लॉ बनाया गया है। इसके ऊपर कोई लॉ बनाया नहीं गया है, ये एक ट्रेडिशन चली आ रही है। रिकमेंडेशन दी थी किसी कमीशन ने, बस उसको फॉलो कर रही है, लेकिन इसके लिए कोई लॉ नहीं बनाया गया है अभी तक। ये क्लियर होना चाहिए हमारे माइंड में। नेक्स्ट जो न्यूज है वो सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसने कुछ ऑर्डर दिए थे आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को, उसको डिस्टर्बिंग माना है। उसने, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जो ऑर्डर थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन थे। हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको खत्म करने वाले थे, उसके लिए उसको वॉयलेटिव, उसका उल्लंघन करने वाले थे। अब देखो, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये 1973 में एक केस फाइल हुआ था, केशवानंद भारती केस वर्सेज स्टेट ऑफ केरला। उसमें ये आया था, 13 जजों की बेंच थी, उसमें ये फैसला आया था कि जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है उसको कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता कॉन्स्टिट्यूशन का। मतलब एग्जीक्यूटिव के पास पावर है,
आर्टिकल 368 के अंदर कोई भी रूल बनाने की, लेकिन उसके अंडर भी जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। अब देखो, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय कॉन्स्टिट्यूशन की कोई बेसिक स्ट्रक्चर डिसाइड नहीं की गई थी। फिर जैसे जैसे केस आते गए ना, हर केस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने अपना बात कही कि ये चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर है और धीरे धीरे वो लिस्ट इंक्रीज होती गई। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो चाइना और इंडिया बॉर्डर को लेकर है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बात चल रही है धीरे धीरे, और ये प्रोसीजर रेगुलर चलता जा रहा है। तो देखो, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडिया का लद्दाख टेरिटरी, लद्दाख यूटी, और चाइना का जो ऑटोनोमस तिब्बत वाला एरिया है, उनके बीच में जो लाइन है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और सबसे पहले ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो 1959 में अस्तित्व में आई थी, जब चाइना की तरफ से एक लेटर लिखा गया था हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को, और उसमें इस टर्म का यूज किया गया था। नेक्स्ट जो न्यूज है वो एनआईए से रिलेटेड है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। देखो, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक चार्जशीट फाइल की है एसपीजे, सिखों का एक ग्रुप है एसपीजे, एसएफजे, सिख फॉर जस्टिस, उसके खिलाफ एनआईए ने चार्जशीट फाइल की है कि ये यहाँ पर टेरर वाले जो काम है उनको एक्सटेंड कर सकते हैं। अब जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टर्म हो जाती है। देखो, मुंबई में 2008 में 26/11 हमला होता है। उस समय हमारे इंडिया को ये लगता है कि हमारी जो सारी एजेंसी हैं वो एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाई और उसी की वजह से ये अटैक हो पाया। तो सिर्फ टेरर को काउंटर करने के लिए एक नई एजेंसी को एस्टेब्लिश किया गया जिसको बोला जाता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसका जो हेडक्वार्टर है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का वो दिल्ली में है, लेकिन पूरे इंडिया में इसकी कई ब्रांचेज हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है, देखो, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एक बात बोली है कि जो ऑर्डिनरी पीपल है वो कोविड 19 का खर्चा नहीं उठा सकते। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया है कि जो राइट टू हेल्थ है ना वो हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। तो देखो, क्वेश्चन आ जाता है, पहले भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है या नहीं है। इसी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि राइट टू हेल्थ, और कोविड 19 जो पेंडेमिक हुआ है उस समय राइट टू हेल्थ को लेकर के काफ़ी चर्चाएं हैं। तो राइट टू हेल्थ के लिए क्वेश्चन आ सकता है। तो राइट टू हेल्थ इज ए फंडामेंटल राइट गारंटेड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, हमें ध्यान होना चाहिए कि राइट टू हेल्थ फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट जो न्यूज है वो ब्रेग्जिट को लेकर के है। अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ब्रेग्जिट क्या है। देखो, जो यूरोपियन यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें 28 देश उसके सदस्य देश थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि जो यूके है वहाँ पर इसके खिलाफ विरोध होने लगा। वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने ये जब भी उनके यहाँ जनरल इलेक्शन होते तो उनमें मुद्दा उठाया जाता कि हम आपको यूरोपियन यूनियन से अलग निकाल देंगे, मतलब आपको जो भी परेशानियाँ हैं उनको कम कर देंगे। तो यूके का जो विड्रॉल हुआ किससे, यूरोपियन यूनियन से, उसी को बोला जाता है ब्रेग्जिट। तो अगर ब्रेग्जिट टर्म आ जाए तो हमें पता होना चाहिए। देखो, जून 2016 में रेफरेंडम हुआ। रेफरेंडम के थ्रू वोट आए और वोट से पता चला कि जो यूके की जो पीपल है, यूके के जो लोग हैं वो इससे यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलना चाहते थे। 52% और 48% के रेशियो में वोट गिरे। उस समय पीएम थे डेविड कैमरून, उन्होंने बाद में अपना इस्तीफा दे दिया। और वर्तमान समय में यूरोपियन यूनियन में 27 मेंबर स्टेट्स हैं। पहले 28 थे और अब बच गए हैं 27, क्योंकि यूके वहाँ से बाहर निकल गया है। देखो, ये यूरोपियन यूनियन से किसको, यूके को
यूनाइटेड किंगडम को बाहर निकलना है या नहीं है, इसके लिए रेफरेंडम किया गया। तो रेफरेंडम क्या है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। जब कोई भी मुद्दा उठाया जाए और उस मुद्दे पर, उस टॉपिक पर डायरेक्ट जनता की राय पूछी जाए और उसके लिए वोटिंग करवाया जाए, तो वो होता है रेफरेंडम। अब देखो, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के 4 टूल्स हैं: रेफरेंडम, प्लेबिसाइट, इनिशिएटिव और रिकॉल। तो ये रेफरेंडम हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं यूके के बारे में कि यूके क्या है। देखो, नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, ये चारों जब किंगडम मिलते हैं तो उसको बोलते हैं यूके। और ग्रेट ब्रिटेन किसको बोलते हैं? अगर उसमें नॉर्दर्न आयरलैंड को हटा दिया जाए तो ये तीनों जो जगह हैं उनको मिलाकर के होता है ग्रेट ब्रिटेन। तो ये जो टर्म्स में जो डिफरेंस होता है ना, वो हमें पता होना चाहिए। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। इसमें हमने इम्पोर्टेंट टर्म्स डिस्कस की, जैसे सीबीआई के बारे में पता किया, एनआईए के बारे में पता किया, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में पता किया, हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन से केस से बाहर निकल कर के आया वो हमने डिस्कस किया, ब्रेग्जिट के बारे में हमने पता किया। ठीक है, ओके, थैंक यू।